हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में पाली को पढ़ लिया था, ठीक है। प्राकृत को पढ़ लिया था, प्राकृत के भेदों को डिस्कस कर लिया था पूरे विस्तार के साथ। फिर हमने कल पिछली वाली वीडियो में हमने अपभ्रंश को किया था, अपभ्रंश के भेदों को किया था, ठीक है। अपभ्रंश के जो भेद हैं, किसने अपभ्रंश के भेद क्या क्या माने हैं, ठीक है, तो उनको किया था विद्वानों के अनुसार, जैसे नामी साधु, मार्कंडी, याकोबी, तागारे, नामबर सिंह, है ना। इनको हमने किया था कि इन्होंने क्या माना है, ठीक है। जो आचार्य दंडी है, अभीरों की भाषा कहा है ना। भरत मुनि ने इसको अभिरोक्ति कहा है। तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस थे कुछ हमने कल डिस्कस कर लिए थे। फिर उसमें हमारा अपभ्रंश जो है वो थोड़ा सा रहता था, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभट, अभट से हम पुरानी हिंदी, और उसके बाद जो है वो अगली वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, आधुनिक आर्य भाषाओं को करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपभ्रंश की बात करें तो हमने कर लिया था कल की अपभ्रंश, मतलब अपभ्रंश का जो समय रहता है, ठीक है, और कब से कब अपभ्रंश जो है वो शुरू हुई थी, है ना। तो अपभ्रंश को हमने बोला था कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था जो है वो अपभ्रंश को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने इसमें ये भी की थी कि जो अपभ्रंश है ये मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी मानी जाती है ना। तो इन चीज़ों को हमने कर लिया था, ठीक है। अगर बात करें आज हम कि अपभ्रंश का जो स्वर्ण काल है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अपभ्रंश के स्वर्ण काल की बात करें तो 7 से 11वीं शताब्दी के बीच जो है वो अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। आपका भक्ति का स्वर्ण काल जो है वो आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी को माना जाता है, ठीक है। भक्ति का स्वर्ण काल किसने कहा था, भक्ति काल को वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो अभी अपभ्रंश की बात हो रही, तो अपभ्रंश का भी आप याद रखिएगा कि 7 से 11वीं शताब्दी का जो समय रहेगा वो आपका अपभ्रंश काल का स्वर्ण युग है, और यह डॉक्टर हरदेव बहारी ने इसको कहा था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे था हमारे पास कि अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हेमचंद्र नाम से ही इनका मतलब ये हेमचंद्र ही इनका व्याकरण है। इनके जो व्याकरण का नाम है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, ठीक है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन है जिसमें इन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों ही भाषाओं का क्या किया है, समावेश उसमें किया है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया कि अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण जो है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, जो कि हेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने तीन ही भाषाओं का समावेश किया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6 से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, तभी तो मतलब जब तक अगर प्राकृत का अपना अपभ्रंश नहीं रहा होगा तो फिर आगे जो है वो आगे जो आपकी जो आगे आपकी भाषाएं आएंगी, है ना, आधुनिक आर्य भाषाएं आएंगी, तो उनके विकास की आरंभिक कड़ियां हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा, है ना, ये क्या मानते हैं कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक जो प्रत्येक प्राकृत था उसका अपना एक अपभ्रंश रूप रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, बिल्कुल। तो देखते हैं कौन कौन सा। तो धीरेन्द्र वर्मा ने ये भी माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से भी अपभ्रंशों की 5 स्थितियां स्वीकार करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से कि अपभ्रंश की कितनी स्थितियां मानी जाती हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मानी जाती हैं, है ना। बोला जो शौरसैनी प्राकृत था वो शौरसैनी अपभ्रंश, पैशाची प्राकृत जो है वो पैशाची अपभ्रंश है, मागधी प्राकृत मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी मागधी प्राकृत जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, और महाराष्ट्री प्राकृत जो है ये महाराष्ट्री अपभ्रंश है, ठीक है। थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पैशाची अपभ्रंश को कैक्य भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैक्य किसे कहा जाता है, तो जो आपका पैशाची अपभ्रंश है, ठीक है, पैशाची अपभ्रंश को कैक्य भी कहा जाता है। सिंधली के आदि रूप को एलू कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। मागधी अपभ्रंश को बांग्ला का विकास हुआ, मतलब इनको आप सरसरी पढ़ लीजिएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है आपका, कैक्य किसे कहा जाता है, तो पैशाची अपभ्रंश को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पुरुषोत्तम देव ने प्राकृत अनुशासन नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। प्राकृत अनुशासन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो ये हमने पढ़ा कि पुरुषोत्तम देव ने की है। अब सॉरी, बात करें प्राकृत अनुशासन की, तो हमने कल प्राकृत से हमने कुछ वो अन्य जो थी हमारे ग्रंथ जो थे उनको भी हमने देखा था। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हमने कल किया था सबसे पहले प्राकृत व्याकरण, ठीक है। हमने बोला था सबसे पहले हमारा है प्राकृत व्याकरण, ठीक है। प्राकृत व्याकरण लिया था जो कि आपका हेमचंद्र का था, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था प्राकृत प्रकाश, वर रुचि का है ना। उसके बाद लिया था प्राकृत
सर्वस्व मार्कंडे का है। फिर प्राकृत पेंगलम जो लक्ष्मीधर का है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं एक जगह ही, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमने किया था, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का है, प्राकृत प्रकाश वररुचि का है, प्राकृत सर्वस्व मार्कंडे का है, प्राकृत पेंगलम जो है वो आपका लक्ष्मीधर का है, और अभी हमने किया है प्राकृत अनुशासन, वो है आपका पुरुषोत्तम देव का। तो प्राकृत शीर्षक से जो भी रचनाएं बनती हैं वो हमने सारी ही यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। जो अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से किसकी, सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ है। हमने पढ़ा था कि सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, और हरप्रसाद शास्त्री की जो रचना आती है वो आती है बोधगान ओ दोहा, ठीक है। तो अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्धों की कवियों की जो भाषा है, ठीक है। अब सिद्धों की भाषा क्या थी, तो सिद्धों की भाषा आपको पता है कि सिद्धों की जो भाषा थी वो सांध्या भाषा थी। अब ये मानते हैं अपभ्रंश के जो अर्धमागधी रूप है ना, अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। और जो सिद्ध कवि जो थे तो मतलब हमने ये किया था कि सिद्धों की अपभ्रंश की जो भी रचनाएं थी उनका संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। तो हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपभ्रंश को यहाँ से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, ठीक है। उकार बहुला क्या होती है, जैसे अवधि में लिखू लिख अ, ठीक है, लिखू उ, मतलब उकार बहुला होती है जब हम किसी लिखू, ठीक है। तो ली खू प्लस ऊ है ना, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊ। तो ये लास्ट में लिखू ऊ की आई ना, साउंड आ रही है ना, ऊ की साउंड आ रही है, तो मतलब ये क्या है, उकार बहुला है। मतलब अंत में बोलते समय जहां पर ऊ शब्द की प्रधानता रहती है, ठीक है। लिखू, अब अगर हम इसको देखें, लिख ख तो ख प्लस अ, ठीक है, ये ऐसे बना, ठीक है। जबकि आपका लिखू ऊ जो है इसमें जो है आपके स्वर की प्रधानता है, ठीक है, और इसमें भी है स्वर की प्रधानता, पर इसमें ये आकार बहुला है, ठीक है। ख जो है ये आकार बहुला है, जबकि लिखू ऊ जो है ये आपका उकार बहुला है। अपभ्रंश क्या है, ये आपका उकार बहुला है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख लें, है ना। अपभ्रंश के खास रूप से पहाड़ी हिंदी भाषा उपभाषा का विकास हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए कि अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी, तो मतलब पहाड़ी जो है ये खस से मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हम जब हम इन चीज़ों को करेंगे, जब हम बोलियां पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, दर्द का हमने कल भी जिक्र किया था कि दर्द शब्द का अर्थ पर्वत होता है, ठीक है। दर्द को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, ठीक है, पर्वत कहते हैं। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब वो बात होगी आपके जो जैसे ये जो दर्द भाषाओं का जो क्षेत्र रहता है ना, आपका जो मोस्टली रहता है वो आपका रहता है पश्चिमोत्तर पंजाब में, जैसे आपका कश्मीरी में हो गए चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि जो होते हैं ना, वहाँ पर आपका जो है ये दर्द का जो है दर्द भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर इन्होंने बोला कि खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है। तो दर्द से मैंने जो रिलेट किया था वो मैंने आपको बता दिया कि दर्द शब्द का अर्थ पर्वत होता है, इसका प्राचीन नाम पैशाची भी है। दर्द का प्रयोग जो है वो आपका कश्मीरी, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी में किया जाता है। अगर बात करें कि खस को किस नाम से जाना जाता है, तो खस को भी दर्द के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया है। कोंकणी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोंकणी भाषा का विकास, थोड़ा जल्दी करती हूँ, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है, ठीक है। मतलब जो अपभ्रंश भाषा का प्रिय छंद जो है वो दोहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका दोहा क्या है, ये जो है अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद कौन सा है, दोहा है, ठीक है। अब अपभ्रंश और अपभट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी मिली है। मतलब सिंपल सा याद रखेंगे यहाँ से कि अपभ्रंश और अपभट से हिंदी कवियों ने जो अपना काव्य लिखा था ना, उसमें मतलब चमत्कार माने कि जैसे उन्होंने उसमें जो है वो बहुत, जैसे होता है ना चमत्कार, मतलब आकर्षकता जिसको बोल सकते हैं, मतलब वो पैदा की थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अपभ्रंश काव्य जो है वो समाप्त हो जाता है। आज चलते हैं अपभट की तरफ, ठीक है। अपभट की अगर बात करें, अपभट भाषा का समय 900 से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं शती
तक इसका प्रयोग होता रहा है। मतलब जो आपका अबहट है ना, ये 14वीं शताब्दी तक जो है वो अबहट का समय जो है वो होता रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि 7 से 11वीं शताब्दी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 14वीं शताब्दी तक जो है वो आपका अबहट जो है, ठीक है, अबहट का जो मतलब अबहट का भाषा का जो प्रयोग था वो 14वीं शताब्दी तक होता रहा था, है ना। अब बात करें साहित्य अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी भी कहा है। मतलब कि जो आपके जो साहित्य अपभ्रंश, मतलब जब अपभ्रंश में साहित्य का प्रयोग होने लगा था तो उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, कि मतलब ये एक पुरानी हिंदी का ही रूप है। अबहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी जो डेफिनेशंस आ रही हैं, ये जो आपकी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, मतलब अबहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। ठीक है, अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो वर्ण रत्नाकर, ठीक है, जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है में मिलता है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें जो है वो अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये हमारी आरंभिक जो जब हम गद्य साहित्य पढ़ने शुरू करते हैं ना, तो हमारे जब गद्य साहित्य जब हमारा प्रारंभ होता है तो उसमें आरंभिक 4 आपकी गद्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं आती हैं। थोड़ा सा फटाफट से मैं क्विक रिवीजन के साथ आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी 778 यानी कि 8वीं शताब्दी में आपका अधोतन सूरी का कुवलय माला आता है। ठीक है, उसके बाद आपका 10वीं और 11वीं शताब्दी में आपका राउल बील का रोड़ा कवि, जिन्होंने राउल बेल लिखी थी, नामक ग्रंथ आता है। ठीक है, राउल बेल की विशेषता ये थी कि एक गद्य पद्य चंपू काव्य था। ठीक है, और राउल बेल क्या थी? एक शिलांकृत कृति भी थी, है ना। और हिंदी साहित्य में नक्शिक परंपरा का अगर देखा जाए, श्रृंगार परंपरा का आरंभ है तो राउल बेल से ही माना जाता है। ठीक है, राउल बेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि इसमें 7 बोलियों के शब्द जो थे वो एक जगह मिलते थे, जैसे राजस्थानी प्रधान है उसमें विशेष थी, है ना। फिर उसके बाद तीसरी आती है आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसे हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो थी वो दामोदर पंडित शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक ना, मतलब क्या है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, फिर आपका आता है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था। मैथिल कवि हैं, वैसे अगर देखा जाए ना बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, वर्ण रत्नाकर है तो ये मैथिल के कवि, पर अगर देखा जाए तो अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना जो है वर्ण रत्नाकर, इसी में ही मिलता है। वर्ण रत्नाकर जो है इसमें क्या है कि इसमें मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना इसको माना जाता है। मैथिल हिंदी में रचित प्रथम गद्य की रचना आएगी तो आपकी ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर आएगी। अगर अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग पूछा जाएगा तब भी इसी रचना में ही आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस यही इसका कंसेप्ट था, है ना। क्योंकि इसका जो ढांचा रहता है ना वर्ण रत्नाकर का, वो विश्वकोशात्मक रहता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी 4 आरंभिक गद्य की रचनाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। जब हम गद्य पढ़ना शुरू करते हैं, या प्रारंभिक गद्य की जो रचनाएं आती हैं वो इसी तरह से आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास संदेश राशक की बात करें तो अधामान में अबहट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, संदेश राशक किसकी है? अब अगर मैं बताऊं ना आपको, अधामान और अब्दुल रहमान ये दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली अब्दुल रहमान पूछा जाता है, पर अधामान भी पूछा जाता है। तो संदेश राशक किसकी? अब्दुल रहमान या अधामान की है, जिसमें अबहट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग याद रखिएगा, अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग वर्ण रत्नाकर द्वारा, जो ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखे वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अबहट का उल्लेख पूछेंगे। ठीक है, उल्लेख जब हुआ है, उल्लेख से जो है वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, तो वो आपका संदेश राशक में मिलेगा। प्राकृत पेंगलम के टीकाधर बंशीधर ने इसकी भाषा को अबहट भाषा माना है। हमने लिखा है कि ये प्राकृतक पेंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की है। ठीक है, तो इसकी जो टीका थी, टीकाकार कौन थे? वंशीधर थे। इसकी भाषा को अबहट माना जाता है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अबहट का उपयोग मिलता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी हैं? आपको पता है, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है ना। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अबहट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अभहंस क्या है? ये अपभ्रंश। ठीक है, ठीक है, ये है कि अपभ्रंश है, अपभ्रंश के ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अपभ्रंश के रूप में हुआ है और अपभ्रष्ट का विकास ये अबहट के रूप में हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें भी अबहट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत राउल बेल रोड़ा क्या मानते हैं? इन्हें जो है अबहट का ग्रंथ मानते हैं। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। आगे है अभट्ट के 3 रूप माने गए हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम बोल सकते हैं। ये पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, ये अभट्ट के 3 भेद माने गए हैं। अभट्ट के 3 भेद हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अभट्ट के मध्य देशी रूप का उपयोग मिलता है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर कवि की है। ठीक है, दामोदर कवि की है, जिसमें अभट्ट के मध्य देशी रूप का उपयोग मिलता है। मध्य देशी रूप का उपयोग जो है वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चले हम तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचीन कोसली कहा है। ठीक है, किसने कहा है? आपकी सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है। ठीक है, प्राकृत पेंगलम में पश्चिमी अभट्ट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डॉक्टर तगारे ने कर्ता ए की विभक्ति को अभट्ट भाषा की विशेषता स्वीकार की है, तो इसको तो आप सरसरी पढ़ लें। ठीक है, अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में धनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे पढ़ लें। अपभ्रंश और अभट्ट में चुपई जो है छंद में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चुपई मात्रा, वैसे तो चौपाई आपकी जो चुपई की बात हो रही है ये यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, चौपाई जो है ये 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। ठीक है, जबकि आपकी चुपई जो है ये 15 मात्राएं होती हैं चुपई में। ठीक है, पुरानी उसके बाद हमारा अभट्ट भी यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जल्दी से थोड़ा सा पुरानी और प्रारंभिक हिंदी को करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पुरानी हिंदी किसने माना है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को, याद रखिएगा, है ना। 8वीं और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली हिंदी स्पष्टतः दिखाई देती है। ठीक है, अब हम 8वीं से 9वीं शताब्दी में आ गए। ठीक है, पहले तो हम 7वीं से 11वीं शताब्दी तक हमने किसको पढ़ा था? अपभ्रंश को पढ़ा था। फिर हमने बोला जो अभट्ट है, अभट्ट का जो मतलब साहित्य में जो अभट्ट भाषा का प्रयोग था वो 14वीं शताब्दी तक होता रहा था। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपकी पुरानी या प्रारंभिक हिंदी है, इसको जो है आपकी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी कहते हैं कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली हुई जो भाषा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, और पुष्पदंत जैसे कुछ विद्वानों ने जैसे आपके पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन निसंदेह अपभ्रंश के कवि उन्हीं कृतियों को कहीं कहीं, तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे याद रखिए कि हिंदी के प्रथम कवि जो आपके पुष्पदंत आते हैं। ठीक है, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो मैं आपको बता दूं, ये शिव सिंह सेंगर ने माना है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने माना है। ठीक है, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं पामचर्यों में भी उदीयमान हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। मतलब पामचर्यु किसकी है? तो आपको पता है शंभू की है। शंभू ने 3 ग्रंथ लिखे थे, पामचर्यु, रिटनेमीचर्यु और शंभू छंद। ठीक है, जिसमें से हमने कल ये भी पढ़ लिया था कि जो इन्होंने पामचर्यु लिखा है, इसमें इनका जो शंभू की जो ये पामचर्यु 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसमें 90 संधियां थी, 5 कांड थे। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य से कहा गया, यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। ठीक है, नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपकी, है ना, ये कूट में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, कूट में आता है ये क्वेश्चन कि नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप स्पष्ट दिखाई देता है या नहीं देता है, या फिर ठीक है कि किसकी वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। तो आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप मतलब अब क्या है? आरंभिक मतलब जो हमारी अब हिंदी जिस हिंदी का अब हम प्रयोग करते हैं, तो मतलब शुरुआत में उसका निखरा हुआ रूप कहाँ पर मिलता था? आरंभिक हिंदी का वो नाथों और जोगियों की वाणी में मिलता था। ठीक है, मतलब चलिए आगे चलते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि आपको पता है अमीर खुसरो बोले जाते हैं, है ना। तो इनकी शायरी में खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने मिलते हैं। सज्जन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भौर कंधोना होए। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी शायरी है। गजलें भी इन्होंने लिखी हैं, जे हाल मस्की मकुम तुरा दुलाए नैना बनाए बत्तियां, है ना, कुछ इस तरह की है वो इनकी गज़ल है, बहुत प्यारी है, ज़रूर देखिएगा आप उसको। ठीक है, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।